Hello everyone, my name is Saim and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कल फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने डिस्कस किया था फोर्स क्या होती है, फोर्स के बारे में ब्रीफली मैंने बताया था आपको, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, फोर्स के टाइप्स बताए थे, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के कुछ 3 लॉ हैं, सभी को पता है न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। 9th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये आगे जाके हमारा यूजफुल टॉपिक है। 11th में भी ये यूजफुल है, 11th में भी सेम आता है इसी तरह से लॉज ऑफ मोशन, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ मोशन में कुछ थियरी दी थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल के बाद फिर उस पर कुछ डिस्कशन किया था गैलीलियो गैलीली ने, फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन करने वाले आए थे न्यूटन ने उस पर डिस्कशन किया और फाइनली 3 लॉ दिए जिनको हम लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं भाई? मोमेंटम कहते हैं। इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है m इंटू v। देखिए प्रोडक्ट ही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी और एक मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है और उसका मास भी ज्यादा है, सिंपली वो मतलब सामने वाले इंसान को कम हर्ट करेगा। देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, इट इज नोन एज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये क्या कहलाती है? ये पावर ऑफ मोशन कहलाती है। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की कितनी पावर है उसको क्या कहते हैं भाई? मोमेंटम कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से जाकर टकराए और टकराने पर दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना दर्द हो, उसी चीज को कहेंगे हम मोमेंटम। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी देख लेते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मैंने बताया वेलोसिटी ज्यादा है, तो सामने वाले ऑब्जेक्ट को वो बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसका मास कम हो और वेलोसिटी तब भी ज्यादा हो, तब भी वो बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। ठीक है, वेलोसिटी कम हो लेकिन मास ज्यादा हो, बहुत बड़ी चीज आके हमसे टकरा जाए, भाई एक पत्थर है, पत्थर बहुत हल्की सी स्पीड से आके भी टकराएगा तो बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, बड़ा सा पत्थर, उसका मास ज्यादा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, अब बुलेट ऑफ गन, मतलब गन की जो बुलेट होती है बहुत छोटी सी होती है, साइज में बहुत ही छोटी होती है, उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन अगर किसी इंसान के लग जाए जाकर तो वो मर सकता है सिंपली। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट करती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी इज वेरी ग्रेटर, बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है गन, मतलब जो बुलेट होती है गन से बहुत ज्यादा स्पीड से निकलती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको मैं कहूं, इसको बोलते हैं दर्द। कितना दर्द हुआ किसी से मिलकर, वो मोमेंटम नहीं होता। किसी से टकराकर कितना दर्द हुआ उसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक है भाई, अ पर्सन हिट बाय अ कार। अगर कोई इंसान, मैंने बताया कार से टकरा जाए, जैसे अभी बताया था भाई कार की वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मास तो ज्यादा ही रहेगा भाई, बहुत ज्यादा भारी भारी कार होती है। अगर कोई इंसान कार से टकरा जाए तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी कम भी है तभी भी उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। 20 की स्पीड से भी अगर कोई कार चल रही है, वो जाकर टकरा जाए तो बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। सिंपली देखो मैं आपको बताऊं, एक स्टोन लेते हैं। ठीक है, अगर स्टोन 20 ग्राम 30 ग्राम का है और उसको 20 की स्पीड से भी मारा गया, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा ले ली, ठीक है स्पीड, तो इतना दर्द नहीं करेगा। लेकिन अगर वही 20 ग्राम का स्टोन और हम उसको 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारते हैं किसी के फेंक पर, तो बहुत ज्यादा दर्द करेगा सिंपली। यही अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मारूं किसी स्टोन को, लेकिन उसका जो वेट है वो 20 ग्राम ना हो, 20 किलो हो, बट 20 किलो का कोई स्टोन 20 की स्पीड से फेंक के किसी के मार दिया जाए तो सिंपली बहुत ज्यादा दर्द करेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है मोमेंटम, एक तो ऑब्जेक्ट के मास पर और दूसरा उसकी वेलोसिटी पर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं, गेटिंग हिट बाय अ स्टोन। देखिए अभी जैसे लिखा मैंने
कि जो स्टोन होता है, अगर स्टोन किसी इंसान के मारा जाए तो कंडीशन मैंने बताई, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो स्टोन से भी मोमेंटम, मतलब इसका एक एग्जांपल है, अगर स्टोन किसी के लग रहा है तो ऑब्वियसली उसको हर्ट होगा, दर्द होगा। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये आपने बहुत बार देखा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपली अगर आपको मैं बताऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बढ़ाया जाए, सपोज दैट मैं मास बढ़ाता हूं तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे की भी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे हमने पीछे भी देखा, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मोमेंटम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, दर्द ज्यादा होगा। अगर मैं स्पीड घटा देता हूं तो मोमेंटम ऑब्वियसली कम हो जाएगा और दर्द कम होगा। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाई जाए तो दूसरा खुद इंक्रीज हो जाए, एक को बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू भी बढ़े, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों चीजों के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जैसे अभी हम देखते आ रहे हैं, मास के भी और वेलोसिटी के भी। अगर वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ाया जाएगा तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, इट मींस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी स्मॉल मास विद अ लार्जर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कैन गिव अ लॉट ऑफ डैमेज। जैसे अभी हमने देखा था बुलेट ऑफ गन, बुलेट ऑफ गन, अगर गन की बुलेट है जिसका मास तो देखो बहुत ही कम होता है, बताया मैंने, वेरी स्मॉल मास, बट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो किसका एग्जांपल है, उसको मतलब देखेंगे हम, वो भी मोमेंटम का ही एग्जांपल है। अगर वो किसी के जाके टकराएगी तो बहुत ज्यादा हर्ट होगा। ठीक है भाई, एग्जांपल बुलेट लिखा हुआ है सिंपली। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर मास विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कैन गिव अ लॉट ऑफ डैमेज। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है तब भी क्या होगा, बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है वो। इसका एग्जांपल क्या है, एक्सीडेंट बाय अ कार। अगर किसी कार से एक्सीडेंट हो जाए, कोई कार कम वेलोसिटी से भी चल रही थी, तब भी उससे एक्सीडेंट होने के बाद बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन है भाई, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 किलो। देखिए क्या दिया है, मास दिया है, व्हेन इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या क्या दिया है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन, कितना मोमेंटम होगा, मोमेंटम पूछा है हमसे और दिया है हमें मास। मास कितना है भाई, मास है 10 किलोग्राम। ठीक, व्हेन इट थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है एक स्टोन जिसका वेट 10 किलोग्राम है, मोमेंटम बताना है। तो हमने पढ़ा है P इक्वल टू होता है m इंटू पी, अभी देखा हमने, ये रहा मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, कितना हो जाएगा m इंटू वी। तो P इक्वल टू आ जाएगा भाई m, m कितना है 10 इंटू 2, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये फाइनल आंसर है। ठीक, दिस इज योर आंसर। सिंपली कुछ नहीं है, क्या दिया है, एक मोमेंटम फाइंड करना है हमें, मास दिया है कितना 10 किलोग्राम और उसको फेंका गया है कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है, m है v है, p इक्वल टू होता है m इंटू वी, 10 इंटू 2 कितना आ गया भाई 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए भाई आगे देखते हैं, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अब की बार क्या पूछा है, बुलेट का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट जिसका मास कितना है भाई 25 किलोग्राम, सॉरी ग्राम, मास है 25 ग्राम, वेलोसिटी दे रखी है हमें 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कुछ यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी, उनमें हमें चेंज करना होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मास की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है किलोग्राम। तो जब कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ग्राम में वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, हम किलोग्राम में वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी को कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 25 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। ठीक है भाई, चलिए क्या पूछा है इसने, पूछा है
इसका मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। P इक्वल टू आ जाएगा हमारा m कितना आ गया? 25/1000 और ये वैल्यू है हमारी किलोग्राम में। ठीक है भाई, इंटू वी। वेलोसिटी कितनी है? 100। देखिए भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 10 से डिवाइड करेंगे 25 को तो आ जाएगा 2.5। कितना है भाई? 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ऐसी टफ चीज नहीं है। आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, m इंटू वी, और मोमेंटम हमारा फाइंड हो जाएगा। चलिए भाई, फाइनली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्या क्या दिया है हमें? दिया है अनबैलेंस्ड फोर्स, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू दी है, और एक क्या दिया है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मतलब है? कोई ऑब्जेक्ट जिसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी तो उसको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। अभी देखते हैं क्या क्या बोला है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हमारे फाइनल मोमेंटम अपॉन में टाइम। अच्छा, रेट जो होता है तब हमेशा टाइम लेना है, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है भाई, टाइम सेम रहेगा। चलिए टाइम लिख लेते हैं। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम इज P इक्वल टू m इंटू वी। इट इज फॉर द फाइनल मोमेंटम। मतलब कि जो फॉर्मूला है ये फाइनल मोमेंटम का है। हमें इनिशियल मोमेंटम के लिए जो हमारा v होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? वो u से रिप्लेस हो जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आता है हमारा m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम के लिए जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा m इंटू वी। क्या आएगा भाई? इनिशियल के लिए m इंटू यू और फाइनल के लिए m इंटू वी। तो फोर्स को हम f से रिप्लेस कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम m इंटू वी बाई टी माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू बाई टी। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, अभी हमने पीछे देखा। इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। सॉरी, पेज ऐड कर लेते हैं। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहां से हम m कॉमन ले सकते हैं। देखिए, चलिए यहां देख लेते हैं। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। m अगर हम कॉमन लेते हैं तो ऊपर बचेगा हमारा v माइनस यू, और पूरे के अपॉन में t तो है ही। ठीक है भाई, यहां पर भी t है और यहां भी t है, तो t ऐसे ही रहेगा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। और आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है भाई, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m इंटू ए। सबको पता है डायरेक्टली मतलब जो प्रोपोर्शनल होता है उसकी वैल्यू हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है। तो f इक्वल टू आ जाएगा k m a। क्या है भाई? f इक्वल टू k m a, वेयर k इज अ कांस्टेंट। जहां k क्या है भाई? k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, k एक कांस्टेंट है। न्यूटन ने जब इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी कुछ, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका मोस्टली अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू आई निकलकर वो 1 के इक्वल आई। ठीक है, k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे
तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनकर आएगा F इक्वल टू एम ए। इसको याद रखेंगे, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर आएंगे और बहुत सारे डेरिवेशन भी इस पर होती हैं। आगे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, 11th 12th जाएंगे, 10th में भी, 9th में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है आगे। ठीक है भाई, F इक्वल टू एम इंटू ए, वेयर F denotes force, M denotes mass of the object, and A denotes acceleration of the object। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड, अगर अदर वर्ड में बात करें, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the acceleration of an object is directly proportional to the force applied on the object and inversely proportional to the mass of the object। अब एक नई टर्म आती है हमारे पास जिसको बोलते हैं भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैंने बताया, जब हम एक आइडेंटिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की खुद बढ़ जाएगी। एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू बढ़ती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, जब हम एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की वैल्यू घटेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ाता हूं तो क्या बोला है, देखो, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास घट जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा भाई किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, मास के। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2 कंसीडर। ठीक है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ए जो आ जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एफ अपॉन एम के। इसका है भाई एफ अपॉन एम के। सेम एज हमने पीछे देखा था कि जब कभी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, हमने क्या लिया है के, एफ अपॉन एम। ठीक है भाई, क्या है के एफ अपॉन एम। आगे चलते हैं, यहां से अगर हम एफ की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एम डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, के मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। या आप डायरेक्ट पहले लिख सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैंने जैसे बताया k इक्वल टू 1 रख लेते हैं, k इक्वल टू 1 रख लिया, a इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन m, और यहां से अगर हम f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा m इंटू a। यही हमने पीछे देखा था और यही हम यहाँ देख रहे हैं, सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ हमने थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। आपके एग्जाम में मार्क्स ना इस पर कटेंगे ना ही उस पर, कंप्लीट मार्क्स इस पर मिलेंगे, कंप्लीट उस पर मिलेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन 1 किलोग्राम बॉक्स फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। इसने बोला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, जिस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 1 किलोग्राम है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है भाई, हमने अभी पढ़ा है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है, F इक्वल टू होता है बच्चों m इंटू ए। क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए, और हमें क्या क्या दिया है, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, मतलब कि हमें वैल्यू दी है फोर्स की, गिवन वैल्यूज है हमारे पास, फोर्स दिया है कितना है भाई 3 न्यूटन। आगे बोला है ऑन अ 1 किलोग्राम बॉक्स, मास दिया है भाई कितना 1 किलोग्राम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हमें ए फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं भाई, हमें पता है F इक्वल टू होता है m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए, और हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना। तो a एज इट इज यहीं छोड़ देंगे, m मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा
डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ अपॉन एम इक्वल टू आ जाएगा ए। वैल्यू पुट करते हैं, एफ की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 1 इक्वल टू आ गया ए। अगर हम देखें यहां से ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए इक्वल टू 3 अपॉन 1 हर चीज के होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3। और याद हो अगर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट याद करेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है फिर से एक, इफ अ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वाज constantly applied on a 400 gram object at rest, how long will it take to raise its velocity to 80 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने नेट फोर्स लगाई 7 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी लगाई भाई? 7 न्यूटन लगाई, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो था 400 ग्राम। मास था बच्चों 400 ग्राम। अभी हमने पढ़ा था कि कभी भी हमें वैल्यू जो है वो ग्राम में कंसीडर नहीं करनी है, किसमें करनी है? किलोग्राम में। अपॉन में 1000 लाएंगे और किलोग्राम में इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड। और ये कहां से चलना शुरू करता है भाई? रेस्ट से चलना शुरू करता है। अच्छा, दो वैल्यूज आ गई। आगे की वैल्यू के लिए हमें कुछ वैल्यूज दी हैं। यू इक्वल टू दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। ठीक है, हम नोट करके लिख लेते हैं। When an object started moving from rest, then its initial velocity u इक्वल टू 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और हमें बोला है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा है टाइम। क्या पूछा है भाई? टाइम पूछा है। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इक्वल टू एम ए, हम पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू एम ए। हमें क्या क्या वैल्यूज दी है? F की दी है, M की दी है, A हमें निकालना है। पहले हम A निकालेंगे, उसके बाद हम T फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, A के लिए आ जाएगा F अपॉन में M, तो A इक्वल टू आ जाएगा F की वैल्यू कितनी है? 7 न्यूटन अपॉन में M की वैल्यू कितनी है भाई? 400 अपॉन 1000, क्योंकि हमें वैल्यू जो कंसीडर मतलब पुट करनी है वो किस में करनी है? ऑलवेज इन फंडामेंटल यूनिट, मतलब के फंडामेंटल यूनिट इसकी क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, 1 2 3 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो A इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन 4 अपॉन 10 सबसे ऊपर जाएगा। A इक्वल टू आ जाएगा, देखेंगे जरा, ये रहा। इसके अपॉन में भी तो 1 होगा, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं। A अपॉन B अपॉन C अपॉन D अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं A इंटू D अपॉन B इंटू C। मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। यह आ जाएगा 10 इंटू 7 अपॉन 4, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करता हूं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? 70 अपॉन 4। जब डिवाइड करेंगे, फाइनल डिवाइड करने पर आएगा 1 और 3 ऐसे ही रह जाएगा 7.5। 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, चाहे तो आप यहां छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। आगे देखते हैं, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है टाइम। एज वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो A इंटू टी इक्वल टू आ जाएगा V माइनस यू, और अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाहता हूं तो V माइनस यू अपॉन में A। ठीक है भाई, V माइनस यू अपॉन A। हमें क्या दिया था? V की वैल्यू है 80 मीटर पर सेकेंड, यू 0 है, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, T इक्वल टू आ जाएगा
टी इक्वल टू आ जाएगा भाई 80 माइनस 0 अपॉन में 17.5। टी इक्वल टू पॉइंट काटो ऊपर, सॉरी ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। यह आ जाएगा 80 अपॉन में 17.5, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, डिवाइड कर लो। टी इक्वल टू 25 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली, 5 से कर सकते हो कोई बात नहीं, 5 1 is 5, 160 अपॉन में 5 3 जार और 5 5 जार 25, सेम एज फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 और 5 7 जार 35। चाहे आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, आगे आपको अगर लिखना है तो ये आ जाएगा 4.5 सेकेंड, यहीं छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम लगेगा? 4.5 सेकेंड लेंगे इसको यहां से यहां तक आने में। ठीक है भाई, देख लेते हैं फिर से। इफ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वाज constantly applied on 400 ग्राम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड। हमें दो तीन वैल्यूज दी है। एक तो रेस्ट से चलना कोई ऑब्जेक्ट शुरू करता है, मैंने बताया यू हमेशा जीरो होगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होनी है वो कितनी होनी है? 80 मीटर पर सेकंड होनी है, तो v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमने इस पर फोर्स कितनी लगाई भाई? 7 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये रही। मास कितना है? 400 ग्राम है, ग्राम से इसको हम किलोग्राम में सबसे पहले चेंज करेंगे, 100,000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी। हमने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इक्वल टू m अपॉन m इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन m। वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू कितनी है भाई? 7 न्यूटन, 7 अपॉन कितना है? 400 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। आगे हमारी वैल्यू क्या आई है भाई? 10 सबसे ऊपर चला जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 अपॉन 4 जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5। ए इक्वल टू आ गया भाई 17.5। हमें वैल्यू चाहिए टी की। हम सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये रहा भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अच्छा ये फॉर्मूला है, इसे याद रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। हमें वैल्यू टी की चाहिए, टी ही छोड़ देंगे, ए डिवाइड में चला जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी आ जाएगा 80 माइनस 0, 80 रहेगा। पॉइंट ऐसे कट, पॉइंट कट करेंगे, पॉइंट कट करने पे ऊपर जीरो कंसिडर कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 5 से तो आ जाएगा 32/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम अंडरगोज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है? हमें दिया है चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब की बार वेलोसिटी ना फाइनल ना इनिशियल, कुछ नहीं थी, सीधा सीधा क्या दिया है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद करेंगे एक्सेलरेशन क्या था भाई? एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए इक्वल टू आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए इक्वल टू आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दिया है 4 अपॉन कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ भी नहीं, देखने में ऐसा लग रहा होगा क्या है, सीधा सीधा क्या दिया है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में होगा? 4 सेकंड में होगा। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मास कितना है भाई? 1 किलोग्राम। हमें बताना है फोर्स। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एम ए। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा एम। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू दी हमें 1 किलोग्राम और ए भी है 1, तो एफ इक्वल टू आ गया 1 न्यूटन। ठीक है भाई, कुछ न्यूमेरिकल थे अच्छे से। आगे आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। सपोज दैट किसी को गुस्सा आ रहा हो, आप जाकर गुस्से में उसको कुछ कह दो, तो इधर से भी घुसे उधर से भी घुसे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हर एक्शन के लिए बिल्कुल एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन मिलेगा आपको, एकदम बराबर लड़ाई चलेगी। ठीक है, सिंपली क्या है? एफ ए बी फोर्स जो होती है वो बिल्कुल माइनस ऑफ फोर्स बी है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी,
ए ने बी पर कुछ फोर्स लगाई तो उसको बोलते हैं एफ ए बी। बी पर ए से लगी फोर्स, ठीक है भाई, बी पर ए से लगी फोर्स उसको बोलेंगे एफ ए बी। तो उतनी ही फोर्स एफ बी ए बी लगाएगा, मतलब बी से ए पर लगी फोर्स जितनी होगी वो दोनों इक्वल होंगी, लेकिन ये इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि इन दोनों फोर्सेस में इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हमने इसको माइनस कंसीडर किया है। और इनके ऊपर वेक्टर होता है, ये आपको नहीं पता अभी, जब आप 11th में जाते तो आपको क्लियर हो जाता है कि माइनस क्यों आता है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि जब अपोजिट फोर्सेस होंगी तो एक माइनस होगी और एक प्लस होगी, इतना याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, वॉकिंग इज अनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। देखो जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना। कोई पर्सन जब चलता है तो वो अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, इधर की तरफ, जब भी तो वो आगे चल पाता है। हमने फोर्स तो लगाई पीछे, लेकिन जो सरफेस है उसने हमें आगे धकेल दिया, ठीक है। आप आगे पैर करके आगे फोर्स लगा के आगे नहीं चल सकते, आपको चलने के लिए फोर्स पीछे ही लगानी पड़ेगी पैर से, इसलिए हम आगे चल पाएंगे। अगर हमें पीछे चलना है तो हम आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है भाई। जब हम हिट करते हैं अपने पैर को तो आगे से पीछे की तरफ करते हैं, इसलिए हम आगे चल पाते हैं, ठीक है। When we hit a ball on the wall, the wall comes back with almost the same velocity. अगर हम बॉल फेंके किसी बॉल पर तो क्या होता है, वो बॉल टकरा कर वापस आ जाती है इतनी ही वेलोसिटी से, लगभग जितनी तेज फेंकोगे लगभग उतनी तेजी से वापस आएगी। ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं होती क्योंकि हमारा फ्रिक्शन, उस पर फ्रिक्शन लगता है, उस पर एटमोस्फेयर भी कुछ फोर्स लगाता है, ये सारी चीजें आप बाद में क्लियर कर लेंगे। ये 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हायर लेवल हो जाएगा तो इसलिए नहीं बता रहे। तो ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी होती है, ठीक है भाई। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर मतलब बॉल पर बॉल फेंक के मारते हैं तो वो बॉल हम पर लगभग सेम वेलोसिटी से वापस आ जाती है। उसका भी रीजन क्या है, उसका भी रीजन है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है भाई। अब बॉल तो हमारी तरफ मतलब फोर्स लगा रही है, लेकिन हम दिख तो नहीं रही, बॉल ने हाथ से तो फेंक के नहीं मारी भाई, बॉल ने बॉल को हाथ से तो नहीं फेंका, हम फेंक कर मार रहे हैं। वो बॉल टकराई, टकराने के बाद वापस आई, उसका रीजन थर्ड लॉ है। वो फोर्स दिखेगी नहीं, सिर्फ रिएक्शन करेगी, ठीक है भाई। आगे क्या है, रोविंग ऑफ बोट। जब बोट चलाते हैं ना, बोट के वो होते हैं चप्पू बोलते हैं हिंदी में तो, ठीक है। और उनसे वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं और धकेलने की वजह से क्या होता है, हमारी बोट आगे चल पाती है। हम फोर्स तो वाटर पे पीछे लगा रहे हैं, लेकिन बोट कहां जा रही है, आगे जा रही है, क्योंकि वाटर उतनी फोर्स बोट पर लगा रहा है, ठीक है भाई। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एडिशनल फॉर यूपी बोर्ड और कुछ बोर्ड है मतलब जिनमें ये है, लेकिन सीबीएसई में नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हम आपकी क्वेरी का आंसर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आई किसी न्यूमेरिकल में, कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको दोबारा भी समझा देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।